लास्ट क्लास में अपन लोगों ने क्या किया था, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बेसिक मैथ्स के क्वेश्चन किए थे, बेसिक मैथ्स के कुछ अच्छे अच्छे सवाल, उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस की थी। आज हम वेक्टर्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं, क्योंकि फिजिक्स जो है उसका बेस है ये। बेसिक मैथ और वेक्टर अपने को आना चाहिए। बेसिक मैथ और वेक्टर बिना आए हम फिजिक्स के क्वेश्चन को इतनी आसानी से डील नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर बेसिक मैथ और वेक्टर के फंडे आपको पता है तो फिजिक्स जो है आपकी धुआंधार चलेगी। तो उसके लिए अपने को बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करने पड़ेंगे। तो बेसिक मैथ्स के क्वेश्चन हो चुके हैं, वो क्लास ऐप पे अवेलेबल है, वो क्लास यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। वेक्टर के क्वेश्चन अपन आज करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिक मैथ्स कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारा टारगेट है वेक्टर। बेसिक मैथ वेक्टर, जितनी भी बेसिक चीजें जो फिजिक्स में काम आएगी, जब अपन मैकेनिक्स के अंदर जाएंगे, मैकेनिक्स के अंदर अच्छे सवाल करेंगे, तो उसमें जो भी चीजें काम आएगी वो अपन यहाँ पहले सब रेडी कर रहे हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया है। इसके लिए मैं पोल आपको दे देता हूँ। इसके लिए पोल आपके सामने है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन देखिए। ये बेटा अपन वापस बेसिक मैथ्स को मिक्स करके ही क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिक मैथ से जुड़ा हुआ सवाल है। यहाँ पे अपने को स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन है वो दे रखी है। देखो, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दे रखी है और रिजल्टेंट वेक्टर किधर आएगा वो आपसे पूछा गया। रिजल्टेंट वेक्टर किधर आएगा वो आपसे पूछा गया है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है कि दो फोर्स है, एक है 1 न्यूटन का और दूसरा फोर्स आपके पास है 2 न्यूटन का। वो x बराबर 0 और y बराबर 0 वाली लाइन के लॉन्ग है। तो इनका रिजल्टेंट किधर आएगा? इनका रिजल्टेंट किधर आएगा? आप सबसे पहले ये समझिए कि x बराबर 0 और y बराबर 0 जो लाइन है वो किसको बोलते हैं? x बराबर 0 और y बराबर 0। x बराबर 0 मतलब होता है बेटा y एक्सिस। y एक्सिस जो है, y एक्सिस होता है x बराबर 0। y एक्सिस पे y की वैल्यू बदलती रहेगी, लेकिन x की वैल्यू नहीं बदलती है। और y बराबर 0 होता है बेटा x एक्सिस। तो पहला फोर्स जो 1 न्यूटन का फोर्स है, पहला फोर्स जो 1 न्यूटन का फोर्स है, वो 1 न्यूटन का फोर्स 1 न्यूटन का फोर्स y एक्सिस की तरफ है और 2 न्यूटन का फोर्स x एक्सिस की तरफ है। 1 न्यूटन का फोर्स y एक्सिस की तरफ है, 2 न्यूटन का फोर्स x एक्सिस की तरफ है। तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा, इनका जो रिजल्टेंट आएगा, कैसे बनाते हैं रिजल्टेंट? इस तरीके से अपन एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे। इस तरीके से इनका रिजल्टेंट वेक्टर आएगा। इस तरीके से रिजल्टेंट वेक्टर आएगा। ये जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, अब ये कौन से स्ट्रेट लाइन के अलोंग है ये आपको बताना। ये जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा ये इस स्ट्रेट लाइन के अलोंग है। ये अपने को बताना है कि इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होगी। इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होगी? तो ये एक स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन। उसके लिए मेरे को इसकी स्लोप निकालनी पड़ेगी, यानी कि ये थीटा चाहिए। ये सामने 1 है तो बेटा ये भी 1 हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूँ टेन थीटा की, जिसे अपन स्लोप बोलेंगे इस ग्राफ की, जो आएगा 1/2। तो ग्राफ की जो स्लोप है बेटा वो आ गई 1/2। ग्राफ की जो स्लोप है वो आ गई है 1/2। स्लोप आ गई। अब ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y बराबर mx। तो y इज इक्वल टू m, यानी कि 1/2x। 2y इज इक्वल टू x हो जाएगा। 2y माइनस x विल बी इक्वल टू 0। जो हमारा सेकेंड ऑप्शन, जो हमारा सेकेंड ऑप्शन।
हाँ जी बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है कि एक यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर आपको पता है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। यूनिट वेक्टर किस वजह से यूज होता है? यूनिट वेक्टर का यूज अपन करते हैं किसी भी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। यूनिट वेक्टर का यूज होता है डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। एक यूनिट वेक्टर आपको जे कैप दिया है, एक यूनिट वेक्टर आपको जे कैप दिया है। अगर इसको आप 45 डिग्री से रोटेट कर दोगे एंटी क्लॉकवाइज, तो नया वेक्टर क्या आएगा? तो नया वेक्टर क्या आएगा बताइए आप। पोल दे रहा हूँ आपको, पोल दे रहा हूँ, बताइए आप इसका आंसर क्या आएगा। पोल आपके सामने है, आंसर दीजिए बेटा। यूनिट वेक्टर है जे कैप, यूनिट वेक्टर है जे कैप। ये रहा जे कैप। अब यहाँ एक वेक्टर की प्रॉपर्टी काम आएगी, यहाँ एक वेक्टर की प्रॉपर्टी काम आएगी कि किसी भी वेक्टर को रोटेट करने पर उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है। जैसे अगर ये जे कैप है तो बेटा इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1। अब इसको 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की उल्टी दिशा में रोटेट करना, इस तरीके से अपन ने इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया, ये नया वेक्टर आ गया। इसको लिख के बताना, इसको कैसे लिखेंगे? देखो ये एंगल 45 है, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा, दोनों एंगल 45 हो जाएंगे। अब आप इस वेक्टर के दो कंपोनेंट करिए, आप इस वेक्टर के दो कंपोनेंट करिए। एक कंपोनेंट इसका इधर आ जाएगा एक्स एक्सिस की तरफ, ये जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा 1 cos 45 यानी कि 1/√2। इधर जो कंपोनेंट आएगा बेटा वो 1 sin 45, ये भी 1/√2 आ जाएगा, और ये भी क्या आ जाएगा? 1/√2। तो एक 1/√2 माइनस एक्स कह लोगे, एक 1/√2 वाई कह लोगे। तो जो नया वेक्टर आएगा बेटा, नया वेक्टर आएगा माइनस का 1/√2 आई कैप प्लस का 1/√2 जे कैप आ जाएगा। माइनस का 1/√2 आई कैप प्लस का 1/√2 जे कैप आ जाएगा, ये नया वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। कुछ बच्चे नए जुड़े, मैं बता देता हूँ क्या कर रहे हैं। बेसिकली हम लोगों ने बेसिक मैथ्स की प्रैक्टिस सेशन खत्म कर दी, एडवांस लेवल के क्वेश्चन किए थे, बढ़िया बढ़िया लेवल के। आज हम वेक्टर के क्वेश्चन कर रहे हैं, वेक्टर के क्वेश्चन कर रहे हैं। दो क्वेश्चन अपन खत्म कर चुके हैं, बहुत सारे सवाल हैं, लगभग 35 से 40 सवाल हैं आज के सेशन के अंदर। उन सबको निपटाएंगे और इस तरीके से करेंगे कि वेक्टर के जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है वो भी हमारे वापस क्लियर हो जाएंगे, और जो नए नए क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेंगे, नए नए क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर क्या काम आया बेटा? इस क्वेश्चन के अंदर काम आया कि किसी भी वेक्टर को रोटेट करने पर, किसी भी वेक्टर को रोटेट करने पर उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। यूनिट वेक्टर था, उसको अपन ने रोटेट किया एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री से, तो नया वेक्टर ये बना, नया वेक्टर ये बना। काफी बच्चों ने इसका सही आंसर दिया, काफी बच्चों ने इसका सही आंसर दिया है। आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग मीनाक्षी, गुड मॉर्निंग प्रिंस, सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग, सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा फोकस है आने वाले सवा घंटे 1.5 घंटे के अंदर वेक्टर को लेवल अप कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इसके लिए पोल मैं आपको दे रहा हूं, इसके लिए मैं पोल आपको दे रहा हूं। ये लीजिए इसका पोल आपके सामने, ये लीजिए इसका पोल आपके सामने। क्या कह रहा है? देखो, कह रहा है कि एक वेक्टर है जो एक्स एक्सिस के साथ तो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, एक वेक्टर है जो एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा ये आपको पता होना चाहिए। जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा ये अपने को पता होना चाहिए, बताना है, बताइए। पोल आपके सामने है, आंसर दीजिए इसका। देखिए, जिन बच्चों को नहीं पता मैं समझा देता हूँ क्या होता है। कोई भी वेक्टर है, कोई भी वेक्टर है, उसको जब आप 3D में रिप्रेजेंट करते हैं, कोई भी वेक्टर है जब आप उसको 3D में रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल अल्फा है, वाई के साथ इसका एंगल बीटा है, और जेड के साथ इसका एंगल गामा है। तो इन तीनों के अंदर एक रिलेशन होता है, cos² अल्फा प्लस cos² बीटा प्लस
कॉस स्क्वायर गामा, इसकी तीनों के सम की वैल्यू जो है वो 1 होती है, तीनों के सम की वैल्यू 1 होती है। तो आपको अल्फा की वैल्यू 90 दे दी, बीटा की वैल्यू 30 दे दी, आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे गामा पूछा जा रहा है, आपसे गामा पूछा जा रहा है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, देखो कॉस स्क्वायर 90 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 प्लस गामा निकालना है, कोस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब कोस 90 जीरो होता है तो ये जीरो हो जाएगा, कोस 30 √3/2 होता है, उसका स्क्वायर करेंगे बेटा 3/4 आ जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। तो कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू आ जाएगी बेटा 1 माइनस 3/4, दैट इज 1/4। कॉस स्क्वायर गामा मेरे पास आ गया 1/4, तो बेटा कोस गामा या तो +1/2 आएगा या माइनस का 1/2 आएगा। अगर कोस +1/2 होता है तो एंगल बेटा 60 डिग्री, -1/2 है तो 120 डिग्री। अब देखो ऑप्शन में कौन सा है, दोनों में से ऑप्शन में जो है, दोनों में से जो ऑप्शन में है बेटा वो 120 डिग्री है। तो फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। 56% बच्चों ने सही आंसर दिया है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इससे मिलता जुलता ही है, और इस क्वेश्चन के लिए पोल भी आपके सामने है, इस क्वेश्चन के लिए पोल भी आपके सामने है। सिर्फ क्वेश्चन को देखिए मत, सोल्व करिए उसको, पोल में पार्टिसिपेट करिए। एक्टिव लर्निंग पे फोकस करना है अपने को, एक्टिव लर्निंग पे फोकस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, वही है कि अगर कोई वेक्टर, अभी मैंने आपको बताया कि अगर कोई वेक्टर जो है वो एक्स एक्सिस के साथ, वाई के साथ, जेड के साथ अल्फा बीटा और गामा एंगल बना रहा है, अल्फा बीटा और गामा एंगल बना रहा है, तो साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आपको बताना है। साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी आपको बताना है। देखो अभी आपने देखा कोस स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू होती है 1, लेकिन अपने को साइन चाहिए, तो याद करो कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। बिल्कुल सही बात है। तो 1 माइनस इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर अल्फा, इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। यहाँ देखो 1 1 1 ये 3 बना तो माइनस कॉमन आ गया, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर 1। आप इस पूरी टर्म को इधर ले आओगे, ये प्लस की बन जाएगी, और 3 पड़ा है, ये एक उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू आपके सामने है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, इसकी वैल्यू बेटा 2 आ जाएगी। थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। 50% बच्चों ने इसका सही आंसर दिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो शुरुआत में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हो सकता है कि आपने देख रखे हो, लेकिन एक दो क्वेश्चन का वेट करिए, ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो एकदम नए होंगे आपके लिए और कुछ सिखा के जाएंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसके लिए पोल भी आपके सामने है, पोल भी आपके सामने है। क्वेश्चन पढ़िए जरा, क्वेश्चन पढ़िए जरा। कह रहा है कि सम ऑफ मैग्नीट्यूड, सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस, सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस, दो फोर्स है, मान लीजिए F1 और F2, उनके मैग्नीट्यूड का जो सम है F1 प्लस F2 जो है वो आपको 16 दे रखा है। और क्या कह रहा है कि इफ द रिजल्टेंट इज नॉर्मल टू द स्मॉलर फोर्स, दो फोर्स हैं, उनका जो रिजल्टेंट है वो पहले फोर्स के साथ, स्मॉलर फोर्स जो है उसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। नॉर्मल का मतलब बेटा 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। स्मॉलर फोर्स है रिजल्टेंट और रिजल्टेंट की वैल्यू 8 है, तो उन फोर्सेस की वैल्यू क्या होगी ये आपको बताना है। तो जब भी ऐसा सवाल आए बेटा ये डायग्राम बनाना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये रहा, देखो मान लो पहला फोर्स F1, ये मैंने बनाया पहला फोर्स F1, और इनका जो रिजल्टेंट है, इनका जो रिजल्टेंट है, यहाँ पे अपने को ट्राइंगल लो याद आना चाहिए, यहाँ पे अपने को ट्राइंगल लो याद आना चाहिए। इनका जो रिजल्टेंट है ये देखो, ये रिजल्टेंट F1 के साथ परपेंडिकुलर है। क्वेश्चन का ये कहना है, क्वेश्चन का ये कहना है। तो अगर आप F2 को बनाओगे, F2 को बनाओगे तो या तो F2 को आप यहाँ बना लो,
या तो F2 को आप यहाँ बना लो, नहीं तो ट्राइंगल लो के हिसाब से जाओ, तो जल्दी से आंसर आएगा कि अगर सर F1 ऐसा है, रिजल्टेंट ऐसा है, तो बेटा F2 को कुछ इस तरीके से होना पड़ेगा, F2 को कुछ इस तरीके से होना पड़ेगा। अब F1 प्लस F2 16 है, तो मैं F1 की वैल्यू को x मान लेता हूं, तो बेटा F2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, F2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 16 माइनस एक्स हो जाएगी, 16 माइनस एक्स हो जाएगी। तो ये बेटा 8 है, ये x है, और ये 16 माइनस एक्स है, और ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है। तो आपको दोनों फोर्स की वैल्यू चाहिए, तो मेरे को राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, तो आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर ओपन करो, 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर 256 हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 32x इक्वल्स टू 64 प्लस एक्स स्क्वायर, 64 प्लस एक्स स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 256 माइनस 64 इज इक्वल्स टू 32x, 32x, तो x कैन बी रिटन एज 256 माइनस 64 डिवाइड 32। देखो 16 की टेबल से कट कर दीजिए, ये 2 बार, ये 4 बार, ये 16 टाइम्स, तो x इज इक्वल टू आ गया 16 माइनस 4, 16 माइनस 4 12/2, तो x 6 आ गया, x 6 आ गया, यानी कि f1 की वैल्यू आ गई 6, और बेटा f2 की वैल्यू आ जाएगी 10, f2 की वैल्यू आ जाएगी 10। कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है। काफी बच्चों ने इसका सही आंसर दिया, वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी तरफ, इसका पोल भी आपकी तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका पोल भी आपके सामने। कह रहा है कि एक पर्सन है जो 80 मीटर चलता है ईस्ट डायरेक्शन में, उसके बाद वो राइट टर्न लेता है, राइट टर्न लेके वो 143 डिग्री चलता है, 143 डिग्री पे चलता है और 50 मीटर चलता है, रुक जाता है। तो स्टार्टिंग पॉइंट से उसकी पोजीशन आपको बतानी है। सबसे पहले अपने को डायरेक्शन के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, सबसे पहले अपने को डायरेक्शन के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इस तरीके से अपन बनाते हैं, टॉप व्यू है हमारे के लिए। तो क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाह रहा है कि एक पर्सन ईस्ट डायरेक्शन में चलता है, ईस्ट डायरेक्शन में चला, कितना चला बेटा, 80 मीटर चला, ईस्ट डायरेक्शन में कितना चला बेटा, 80 मीटर चला, फिर इसने राइट टर्न लिया। तो अगर ये राइट टर्न लेगा तो आप बताओ ऊपर की तरफ मुड़ेगा कि नीचे की तरफ मुड़ेगा, इसके हिसाब से सोचो। आप ईस्ट में जा रहे हो, आप राइट टर्न लेते हो, ईस्ट में जा रहे हो, राइट टर्न लेते हो, तो आप साउथ की तरफ जाओगे, है ना। और एंगल जो है वो छोटा एंगल नहीं है, एंगल 143 है बेटा, 143 है, 143 यानी कि 90 से बड़ा होगा, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। तो ये एंगल जो है बेटा, ये एंगल जो है ये 143 डिग्री दे रखा है। मजेदार सवाल है बेटा, ये एंगल आपको 143 दे रखा है। अब अगर ये एंगल 143 दे रखा है, तो आप सोचिए जरा, आप सोचिए जरा, ये एंगल 90 हो जाएगा, तो बचा हुआ ये जो एंगल है ना बेटा, ये 53 होगा, 53 डिग्री होगा। फिर ये स्टार्टिंग पॉइंट से जो चला है, इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, 50 मीटर है। अब आपको इसका वेक्टर सम करना है, इसका वेक्टर सम करना है। तो जब वेक्टर ऐसे पड़े हो तो वेक्टर सम करने के लिए क्या करो, टेल से टेल कनेक्ट कर दो। ये शुरुआत में ये रहा ओरिजिन ओ, इसको वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करके वहां ले जाओ, वहां ले जाओगे, देखो नया डायग्राम क्या बनेगा, ये 80 इधर है, ये 80 इधर है, और ये 50 इधर आ जाएगा, इस तरीके से। सबसे बेस्ट मेथड है सोल्व करने का, सबसे बेस्ट मेथड है सोल्व करने का, कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा इधर, दिमाग काम आएगा आपका। ये 50, ये 45। अब देखो अब क्या करेंगे, अब आप इस 50 के कंपोनेंट कर लीजिए, 50 के कंपोनेंट कर लीजिए, तो जिस साइड थीटा होता है 45 एंगल 53 डिग्री है, जिस साइड थीटा होता है उस साइड बेटा कौन सा कंपोनेंट आ जाता है, कॉस, तो इधर आ जाएगा 50 कॉस 53, कॉस 53 बेटा 3/5 होता है, तो ये 30 बन जाएगा इधर, ठीक है, ये 30 है, इधर आ जाएगा 50 साइन 53, 40 बन जाएगा, ठीक है। अब इसको आगे सोल्व करते हैं, देखो आगे सोल्व करेंगे,
इधर 80 है, पीछे 40 है, 80 में से 40 जाएगा बेटा, 80 में से 40 जाएगा, तो इधर प्लस एक्स डायरेक्शन में हमारे पास 40 बचा, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में बेटा 30 बचा। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वही इसका वेक्टर सम होगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वही इसका वेक्टर सम होगा, ये रहा, ये रहा। अब ये आएगा तो कितना, 30 और 40 है तो बेटा 50 बनेगा, 30 और 40 है तो 50 बनेगा, 30 और 40 है तो 50 बनेगा, लेकिन एंगल वगैरह कितना आएंगे, ये एंगल तो आएगा 53 और ये एंगल आएगा 37। कैसे याद है सर आपको, देखो बहुत बढ़िया होता है ये ट्राइंगल, देखो ये ट्राइंगल, ये 5, ये 3, ये 4, 5 और 3 के बीच का एंगल 53 होता है, 5 और 3 के बीच का एंगल क्या होता है, 53 होता है। ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो इधर मैंने 5 और 3 दिखा मेरे को, ये 53 तो दूसरा 37 हो जाएगा, ये याद रखने का तरीका है और कुछ नहीं। तो अब तुम ध्यान से देखो, अपने को तो ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि ये डायरेक्शन क्या है, तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है और ये ईस्ट है। तो हमारा जो रिजल्टेंट है वो ये रहा, ये रहा हमारा रिजल्टेंट, है ना। मैं दोबारा डायग्राम बना देता हूँ, दोबारा डायग्राम बना देता हूँ बढ़िया तरीके से। देखो ये रहा, ये रहा आपका रिजल्टेंट वेक्टर 50, जिसका यहाँ से एंगल 53 है और यहाँ से एंगल 37 है। तो ये साउथ है, ये ईस्ट है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 37 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, या 53 डिग्री, 53 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, ठीक है, 53 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, ऐसे लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो कौन सा ऑप्शन में, ये वाला ऑप्शन में है, देखो 53 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा 53 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस प्रिंस बेटा, अपने को देखो खाली इजी सवाल करके अपन कुछ नया नहीं सीख पाएंगे, अपने को थोड़ा सा अच्छा भी क्वेश्चन करना पड़ेगा, अपने को थोड़ा अच्छा क्वेश्चन भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका पोल भी आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका पोल भी आपके सामने है। देखिए सवाल, देखिए सवाल, देखिए देखो इस सवाल को आप पूरा भी सोल्व कर सकते हो, इस सवाल को आप पूरा भी सोल्व कर सकते हो। इस सवाल थोड़ा वो दिमाग यूज करके आप इसमें, इस सवाल के अंदर जो है वो कैलकुलेशन को स्किप करके सीधा आंसर तक भी पहुंच सकते हो। वो तभी होता है जब एग्जाम में हमारी प्रेजेंस ऑफ माइंड चलती, प्रेजेंस ऑफ माइंड चलती है तभी होता है वो एग्जाम के अंदर। यस बेटा रिपीट करते हैं, ये कर दूं उसके बाद रिपीट करता हूँ ना, मैं आपको उसका कॉन्सेप्ट वापस बता देता हूँ। ये क्वेश्चन देखो, एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन मॉड्यूल में चलता है, आप सबने देखा भी होगा कि ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड अगर ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड के बराबर होता है, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड अगर ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है, तो ए और बी के बीच में एंगल 90 डिग्री आता है, थीटा 90 डिग्री आता है। ये जो है वो बच्चे याद रखते हैं। तो पहली बात तो इस क्वेश्चन में अपने को क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन में अपने को बोल रहा है कि a प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो n टाइम्स है a माइनस बी के मैग्नीट्यूड के। तो पहली बात तो ये सोचो कि अगर n की वैल्यू 1 होती तो थीटा कितना आना चाहिए था, n की वैल्यू 1 होती तो थीटा 90 आना चाहिए था, और थीटा 90 आना चाहिए, तो साइन 90 1 होता है, साइन 90 1 होता है, कोस 90 0 होता है। तो n की वैल्यू 1 रखोगे, n की वैल्यू 1 रखोगे तो देखो कोस के लिए 0 आना चाहिए, है ना, कोस के लिए 0 आना चाहिए। ये कोस इनवर्स 0 90 होता है, कोस इनवर्स 0 यहाँ 90 हो जाएगा। साइन इनवर्स 0 0 होता है, साइन इनवर्स 0 0 होता है। तो ये ऑप्शन तो वैसे ही नहीं हो सकते, ये ऑप्शन तो वैसे ही नहीं हो सकते। अब आप इसको पूरा सोल्व कर सकते हो, दो ऑप्शन कट गए, दो ऑप्शन कट गए, दो ऑप्शन बचे हैं। इनको सोल्व करने के लिए आप इनका फॉर्मूला लगा दीजिए, a प्लस बी ये रिजल्टेंट है, दो वेक्टर का रिजल्टेंट है, ये दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन है। अगर आप इसके लिए फॉर्मूला लिखोगे तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा आएगा, और n इसके लिए लिखोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा आएगा। स्क्वायर कर दीजिए बेटा दोनों साइड,
स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड, स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इक्वल्स टू एन स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाता है। जैसे ही पता लग गया एन स्क्वायर है, सेकेंड ऑप्शन आंसर आ जाएगा, सेकेंड ऑप्शन आंसर आ जाएगा। जब आप एग्जाम के अंदर हो तो सीधा आंसर आपको लिखना आना चाहिए, सीधा आंसर आपको लिखना आना चाहिए। इसके आगे आपको दिख रहा है कि इसको सोल्व करने पर कहीं ना कहीं एन स्क्वायर फंसेगा, तो सबसे पहले आपने साइन वाले ऑप्शन काटे, फिर कोस में दो ऑप्शन है जिसमें एक में एन है और एक में एन स्क्वायर है, तो एन स्क्वायर वाला ऑप्शन आएगा। फिर मैं आपके लिए पूरा सोल्व कर देता हूँ, पूरा सोल्व कर देता हूँ। देखो अब क्या कह रहा है, ए और बी दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो मैं 1 ही मान लेता हूँ, मेरे लिए आसान हो जाएगा। तो यहाँ 1 लिखूंगा प्लस 1 लिखूंगा माइनस का 2 cos थीटा बराबर एन स्क्वायर 1 प्लस 1 माइनस 2 cos थीटा। तो 2 माइनस 2 cos थीटा आ जाएगा इधर, 2 माइनस 2 cos थीटा। इधर देखो ये 2 बनेगा तो 2n स्क्वायर माइनस 2n स्क्वायर cos थीटा। अब आप cos थीटा को उधर ले जाओ, इस 2 को इधर ले आओ, तो 2n स्क्वायर cos थीटा माइनस 2 cos थीटा इक्वल्स टू 2n स्क्वायर माइनस 2। तो एक तरीके से तुम ध्यान से देखो, ये सारे 2 2 2 कट रहे हैं, सारे ये 2 2 2 कट रहे हैं, ये कोस इधर आके प्लस का हो जाएगा ना, ये प्लस है, ये प्लस है, ये 2 2 सारे कट गए। तो यहाँ से देखो cos थीटा कॉमन आ गया, एन स्क्वायर प्लस 1 सामने आएगा एन स्क्वायर माइनस 1, ये कट के 1 बनेगा है ना। cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई, एन स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड एन स्क्वायर प्लस 1, एन स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड एन स्क्वायर प्लस 1। तो बी ऑप्शन आ जाएगा। थीटा आप क्या लिख सकते हो, cos इनवर्स एन स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड एन स्क्वायर प्लस 1 आप लिख सकते हो, सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन वो यहीं पे पता लग गया था, यहीं पे पता लग गया था, जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो पूरा इन डिटेल जा रहे हैं वेरीफाई करने के लिए, नहीं तो एग्जाम में अगर आप हो तो वहीं पे रुक के आपको ऑप्शन को टिक मारना और आगे बढ़ना है, ऑप्शन में टिक मारना और आगे बढ़ना है। आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करना है। लेंथी क्वेश्चन में भी आप बीच में रुक के सही आंसर टिक कर सकते हैं, एग्जाम में आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड काम आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसके लिए पोल भी आपके सामने है। अच्छा वो रिपीट कर देता हूँ ना मैं, वो वाला क्वेश्चन। हाँ बेटा कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। देखो उसमें क्या था, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आपको डायरेक्शन लिखनी नहीं आ रही होगी, ये डायरेक्शन इस तरीके से लिखते हैं, जैसे कि ये कोई वेक्टर है ना, ये कोई वेक्टर है इस तरीके से, ये ईस्ट है ये साउथ है, ये आपने वेक्टर तो मैग्नीट्यूड निकाल लिया होगा, डायरेक्शन में दिक्कत आई होगी। तो ये अगर मान लीजिए एंगल थीटा है तो इसको लिखने का तरीका होता है, इस डायरेक्शन को लिखने का तरीका होता है कि थीटा साउथ ऑफ ईस्ट, ऐसे लिखा है। मतलब ये कहीं ऐसे लिखा है ना, इसका मतलब एंगल ईस्ट से साउथ की तरफ बन रहा होगा। देखो ये एंगल कहाँ बन रहा है, ईस्ट से साउथ की तरफ बन रहा है। और अगर मान लीजिए कोई वेक्टर ऐसा है और ये एंगल अल्फा है, साउथ ये ईस्ट, तो जो भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा वो लिखेंगे, और आगे जो है अपन ऐसे एंगल अल्फा, आगे क्या लिखेंगे बेटा, ईस्ट ऑफ साउथ ऐसे लिखेंगे। तो ये डायरेक्शन लिखने का तरीका होता है, ये इस तरीके से डायरेक्शन को लिखने का तरीका होता है। तो वो अपने जब क्वेश्चन सोल्व किया था, तो सोल्व करने के बाद फाइनली अपने को यहाँ 50 मिला था, यहाँ हमारे पास 40 था, हमारे पास यहाँ 30 था, ठीक है। तो मैंने कहा ये एंगल बेटा 37 आएगा और ये एंगल बेटा 53 आएगा। तो आप इसको दोनों तरीके से लिख सकते हैं, या तो आप इसको लिख सकते हैं इस डायरेक्शन को 53 डिग्री, 53 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, या बेटा आप इसको लिख सकते हैं 37 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, क्योंकि देखो 37 वाला एंगल ईस्ट से साउथ की तरफ जा रहा है, तो एंगल इस तरीके से पीछे से आगे इस तरीके से देखते हैं, ठीक है। बाकी नॉर्मल वेक्टर की कैलकुलेशन थी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इसके लिए पोल दे देते हैं आपको।
ये आया पोल आपके सामने। क्या कह रहा है क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन पढ़िएगा। वेक्टर सम ऑफ टू फोर्सेस इज परपेंडिकुलर टू देयर वेक्टर डिफरेंस। वेक्टर सम ऑफ टू फोर्सेस, दो फोर्स हैं उनका वेक्टर सम परपेंडिकुलर है उनके वेक्टर डिफरेंस के। तो क्या क्या हो सकता है, चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, ये आपको बताना। पहला कह रहा है कि नॉट इक्वल टू ईच अदर इन मैग्नीट्यूड, कह रहा है प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, इक्वल टू ईच अदर। चौथा कह रहा है इक्वल टू ईच अदर इन मैग्नीट्यूड। देखो सबसे पहले वो वेक्टर सम यानी कि दो फोर्स ए और बी मान लेते हैं, तो इनका रिजल्टेंट आर वेक्टर है ना, और वेक्टर डिफरेंस वेक्टर सब्ट्रैक्शन ए माइनस बी, इसको अपन एस वेक्टर बोल देते हैं, ठीक है, इनको बोल देते हैं। ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब यहाँ एक खास बात अपने को पता होनी चाहिए कि जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं ना बेटा, तो क्या जीरो होता है उनका, डॉट जीरो होता है। जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट जीरो होता है, यानी कि आर वेक्टर डॉट एस वेक्टर आपको जीरो मिलेगा। आर वेक्टर क्या है बेटा, ए प्लस बी, एस वेक्टर क्या है बेटा, ए माइनस बी, इक्वल्स टू जीरो। ए का ए के साथ डॉट करेंगे बेटा ए स्क्वायर आएगा, ए का बी के साथ डॉट डॉट करेंगे ए डॉट बी, फिर बी का ए के साथ डॉट करेंगे तो बी डॉट ए, माइनस बी का बी के साथ डॉट करेंगे बेटा बी स्क्वायर। सब कुछ रिवाइज हो जाएगा। अब देखो यहाँ एक चीज और रिवाइज होगी कि आप ए डॉट बी लिखो चाहे बी डॉट ए लिखो, एक ही बात होती है। क्रॉस में नहीं होता है सेम, लेकिन यहाँ एक ही बात होती है। तो इसको आप ए डॉट बी है, बी डॉट ए को आप ए डॉट बी वापस लिख सकते हैं, बी स्क्वायर को सामने भेज देते हैं, ये प्लस का हो जाएगा, ये देखो कैंसिल हो गया। तो ए स्क्वायर बराबर क्या आ गया बेटा, बी स्क्वायर आ गया। इट मीन्स ए और बी बराबर हो गए, ए और बी हो गए उनके मैग्नीट्यूड। यानी कि अगर ऐसा है कि दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, तो उनका रिजल्टेंट यानी कि उनका एडिशन और उनका सब्ट्रैक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर आएगा। फोर्थ ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। 44% जनता ने एकदम सही आंसर दिया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, और इसका पोल भी आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और ये रहा इसका पोल। क्या कह रहा है क्वेश्चन, मैं पढ़ता हूं आपको समझाता हूं। क्वेश्चन कह रहा है पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन एक्स वाई प्लेन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है। आपको एक्स गिवन है, वाई गिवन है, आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द यूनिट वेक्टर along the particle velocity t is equals to 5। इसे बोलते हैं बेटा मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन। काइनेमेटिक्स भी है इसके अंदर वेक्टर भी है, फिर यूनिट वेक्टर भी निकालना आना चाहिए। किसी भी वेक्टर से यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है, उसके मैग्नीट्यूड का क्या कर दो, डिवाइड कर दो, उसका मैग्नीट्यूड का डिवाइड कर दो। तो सबसे पहले अपने को x गिवन है 5 प्लस 0.2 टी स्क्वायर। तो x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो निकाल लेते बेटा। 5 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, x दिया हो वेलोसिटी निकालना हो तो डिफरेंशिएशन 5 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, 0.2 पड़ा है, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बेटा 2t हो जाएगा। तो vx की वैल्यू आई मेरे पास 0.4, t की जगह 5 रखना है, तो vx हमारे सामने बेटा आ गया है 2, vx 2 आ गया। उसी तरीके से आपको बेटा y दिया हुआ है 1.5t प्लस 0.05 टी स्क्वायर। जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो y डायरेक्शन की वेलोसिटी मिलेगी 1.5, t का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 0.05 टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बेटा 2t। सोल्व करने पर 1.5 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5 इंटू 2 0.1 बन जाएगा, t की जगह 5, तो 1.5 प्लस 0.5 ये भी 2 बना, वी वाई की वैल्यू भी क्या आ गई 2। तो वेलोसिटी वेक्टर लिख देते बेटा, इसका वेलोसिटी वेक्टर बनेगा वी एक्स आई कैप यानी कि 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप। अब अपने को यूनिट वेक्टर निकालना है इस डायरेक्शन में ना, वेलोसिटी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है वी कैप, दैट इज वी वेक्टर डिवाइड वी वेक्टर 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप, और इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप
2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर रूट में बनेगा 8, रूट में 8 बेटा 2√2 लिखा जा सकता है। तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, आई कैप प्लस जे कैप अपॉन √2 इसका आंसर आ जाएगा सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। आई होप मेरी बात आपको क्लियर है। 57% जनता ने सही आंसर दिया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और शानदार सवाल, जबरदस्त सवाल आपके सामने है। एक और जबरदस्त सवाल आपके सामने है। पोल भी आपके सामने, पोल भी आपके सामने है। इस क्वेश्चन को करने के लिए, सोचने के लिए मैं आपको थोड़ा समय देता हूँ, मैं आपको समय देता हूँ थोड़ा। हाँ जी, हाँ जी, आने दीजिए, आंसर आने दीजिए। सर इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे क्या? देखो बेटा, वेक्टर से डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन वेक्टर का रोल हर चैप्टर के अंदर है। काइनेमेटिक्स में वेक्टर का रोल है। आप सर्कुलर मोशन के अंदर जाओगे तो अगर वेक्टर की अच्छी खासी नॉलेज सर्कुलर मोशन में नहीं है तो जिस दिन अच्छा सवाल बनेगा उस दिन सर्कुलर मोशन का सवाल हमारा गलत हो जाएगा। रोटेशन मोशन के अंदर काम आएगा, रोटेशन मोशन के अंदर वेक्टर काम आएगा। तो वेक्टर से आप एसएचएम के अंदर ट्रिक लगा के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करके बताऊंगा एसएचएम के अंदर कि वेक्टर का यूज करके अपन एसएचएम का क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। जो बड़े बड़े एक एक पेज के सॉल्यूशन होते हैं वो वेक्टर से 3 लाइन के अंदर उसका आंसर आ जाता है। वेक्टर ग्रेविटेशन में काम आएगा, वेक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक में काम आएगा, मैग्नेटिज्म में वेक्टर काम आएगा, हर जगह वेक्टर काम आएगा। तो वेक्टर को किस तरीके से सोचना है वो अपने को आना चाहिए। ठीक है, कभी कभी डायरेक्ट फायदा ना होके इनडायरेक्ट फायदा होता। कहता है ना, भगवान से मैंने फूल मांगे, भगवान ने बारिश दे दी। ये जो लाइन है इसके पीछे बहुत ही गहरा मैसेज छुपा हुआ है। डायरेक्टली फूल नहीं दिए भगवान ने, भगवान ने बारिश दी आपको, बारिश से फूल बनेंगे। समझ में आ रही है बात आपको? हाँ जी, आ रहे हैं, आंसर आने शुरू हो गए, आंसर आने शुरू हो गए। देखो मैं आपको बताता हूँ क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। आपके पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है ए बी सी। आपके पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है ए बी और सी, और ए एल बी एम सी एन क्या है, इनके मीडियन है। मीडियन कैसे बनता है? वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिला दो, वर्टेक्स से सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को मिला दो, ये मीडियन है, ये मीडियन है ए एल, ये देखो यहाँ ये मीडियन है बी एम, ये मीडियन है बी एम। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ बन जाएगा। अब अपने को क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब अपने को क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ध्यान से, कि अपन ने दो फोर्स बनाए, अपन ने दो फोर्स बनाए, एक बीसी के अलोंग और एक बीए के अलोंग। ये लो भाई बना दो, क्वेश्चन की बात तो माननी पड़ेगी ना, तभी तो आंसर आएगा। ये बना दिए। अब इनका जो रिजल्टेंट है उसकी वैल्यू क्या होगी ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इनका रिजल्टेंट निकालने के लिए बेटा पैरेललोग्राम बनाना पड़ता है ना। ये अपन ने बनाया पैरेललोग्राम, ये बनाया पैरेललोग्राम, और इनका रिजल्टेंट क्या होगा, इसका रिजल्टेंट क्या होगा लाला, इसका रिजल्टेंट होगा ये इसका रिजल्टेंट होगा। अब तू खुद देख के बता कि ये जो रिजल्टेंट बना है क्या इसकी लेंथ, ये जो बी एम है इसकी लेंथ की डबल नहीं है, क्योंकि ये एकदम इसके मिड पॉइंट पे आ रहा है, ये एकदम इसके मिड पॉइंट पे आ रहा है। तो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है जिसे अपन उसकी लेंथ बोलेंगे वो बी एम की डबल है, तो 2 टाइम्स बी एम है। क्यों? क्योंकि बेटा ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये भी इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा। ये लेंथ और ये लेंथ सेम आएगी, देखने से ही पता पड़ रहा है। तो इसका आंसर 2m आएगा। देखिए कोई कैलकुलेशन नहीं है, सवाल के अंदर कोई कैलकुलेशन नहीं है। डायग्राम बनाया आपका आंसर आ गया, डायग्राम बनाया आपका आंसर आ गया।
सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, उस इंग्लिश को आपको डायग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी अपने को समझ आएगा, तभी अपने को बात समझ आएगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। इसके लिए पोल आपको दे देते हैं, पोल आपको दे देते हैं। आई होप कि इस क्वेश्चन का आंसर मैक्सिमम बच्चे सही देंगे, इस क्वेश्चन का आंसर मैक्सिमम बच्चे सही देंगे। कह रहा दो वेक्टर आपको दे दिए जाते हैं, दो वेक्टर आपको दे दिए जाते हैं, आपसे पूछा जाता है एक नया वेक्टर बनाओ, एक नया वेक्टर बनाओ जिसका मैग्नीट्यूड पहले वेक्टर या दूसरे वेक्टर के बराबर हो और डायरेक्शन दूसरे वेक्टर के अलॉन्ग हो, है ना। हाँ जी, हाँ जी, जनता ने आंसर देने शुरू किए। ग्रेट 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 ग्रेट, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, आंसर आ रहे हैं, आंसर आ रहे हैं, जोरदार। चलिए मैं बताता हूँ ना। देखो क्या कह रहा है कि एक नया वेक्टर बनाओ, मैंने कहा ठीक है भाई, नया वेक्टर बोल देते हैं, नया वेक्टर सी वेक्टर है, नया वेक्टर को अपन सी वेक्टर बोल देते हैं, बोल दिया नया वेक्टर जो है वो क्या है, सी वेक्टर। बहुत बढ़िया सर, नया वेक्टर को आपने सी वेक्टर बोल दिया। ये जो सी वेक्टर है, कैसे कोई भी वेक्टर कैसे लिखा जाता है, पहले उसका मैग्नीट्यूड लिखा जाता है, फिर उसके डायरेक्शन, यानी कि उसके डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर लिखा जाता है। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मैग्नीट्यूड सी का मैग्नीट्यूड तो बी के बराबर है, लेकिन जो सी की डायरेक्शन है वो ए के पैरेलल है, यानी कि सी बी के बराबर हो जाएगा, सी कैप ए कैप के बराबर हो जाएगा, सी कैप ए कैप के बराबर हो जाएगा। अब बी का मैग्नीट्यूड कितना है, देखो बी रहा, बी का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, अंडर रूट 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है, कुछ पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं जैसे 3 4 5, ये याद रखो, है ना, 6 8 10 5 12 13 7 24 25, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है। ये कुछ स्टैंडर्ड चीजें हैं, याद होनी चाहिए, मतलब आगे वाले दोनों का स्क्वायर करोगे ना, उनका सम तीसरे के स्क्वायर के बराबर होगा। ये पाइथागोरस या राइट एंगल ट्राइंगल जो है उसकी साइड्स है, जैसे 7 और 24 है तो दिखते ही पता लगना चाहिए कि 25 आएगा, बाकी आप सोल्व भी कर सकते हैं कि बी का जो मैग्नीट्यूड है वो 25 आ गया बी का मैग्नीट्यूड 25, बी का मैग्नीट्यूड 25 आ गया। अब ए कैप निकालना है, तो ए कैप कैसे आएगा, सबसे पहले ए वेक्टर लिख दो, 3i कैप प्लस 4j कैप, फिर 3 और 4 का मैग्नीट्यूड ये देखो 5 आएगा, डिवाइड में 5 लगा दिया। अब मेरे को सी वेक्टर लिखना है, तो सबसे पहले सी की जगह बी की वैल्यू 25, सी कैप की जगह बेटा 3i कैप प्लस 4j कैप डिवाइड 5, ये 5 के टेबल से कट जाएगा, 15i कैप प्लस 15i कैप प्लस 20j कैप। ठीक है, इजी सवाल है, अगर आता है पहले देखा हुआ है तो इजी सवाल है, हो जाता है, हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बढ़िया सवाल, ये बढ़िया सवाल, ये बढ़िया सवाल, ग्रेट ग्रेट क्वेश्चन, बढ़िया सवाल है ना, जोरदार सवाल। पोल दे दिया जाए आपको, ये लीजिए पोल आपके सामने है। पोल आपके सामने है। हम्म, हाँ जी बच्चों, आपको समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, कोई चीज रिपीट करनी है कमेंट में मेरे को बताते रहे, ताकि उस हिसाब से मैं अपनी स्पीड को तेज धीरे कर पाऊँ, है ना। कमेंट में आप मेरे साथ इंटरेक्ट करते रहें। क्या कह रहा है कि एक वेक्टर है एक्स वाई प्लेन के अंदर है जिसका एक्स कंपोनेंट, एक वेक्टर है एक्स वाई प्लेन में है जिसका एक्स कंपोनेंट 4 है, और जिसका वाई कंपोनेंट 10 है। तो ये ऐसे कोई वेक्टर है, ये ऐसे कोई वेक्टर है, जिसका एक्स कंपोनेंट बेटा 4 है और वाई कंपोनेंट इसका 10 है, वाई कंपोनेंट इसका
10 है, ये एक वेक्टर है r, ये 10 है तो बेटा ये भी 10 हो जाएगा। अब आपने इस वेक्टर को क्या किया, आपने इस वेक्टर को रोटेट किया। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक सवाल कराया था और आपको सिखाया था कि वेक्टर को रोटेट करने से क्या नहीं चेंज होता बेटा, वेक्टर को रोटेट करने से उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता। आपने इस वेक्टर को रोटेट किया, वेक्टर को इस तरीके से रोटेट किया कि इसका जो x कंपोनेंट है वो डबल हो गया, वेक्टर को इस तरीके से रोटेट किया कि इसका x कंपोनेंट डबल हो गया। x कंपोनेंट डबल होने का क्या मतलब है बेटा, x कंपोनेंट डबल होने का मतलब है ये यहाँ 8 आ जाएगा, तो इसका y कंपोनेंट आपको बताना है, तो ये y रहेगा। तो क्या चेंज नहीं होगा, यहाँ अगर वेक्टर का मैग्नीट्यूड r था तो यहाँ भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड r रहेगा। इस r को आप कैसे निकालोगे, r का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, और यहाँ भी आप r स्क्वायर लिखोगे तो क्या लिखोगे बेटा, 8 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर लिखोगे, 8 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर लिखोगे। इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं क्योंकि ये वही वेक्टर है, वेक्टर को रोटेट करने से उसके कंपोनेंट चेंज हो जाएंगे, उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। इनको आपस में अपन इक्वेट कर देते हैं। देखो ये बनेगा 116, 10 का स्क्वायर 100, 4 का स्क्वायर 16, 116 विल बी इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर 64 प्लस वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 116 माइनस 64, तो वाई स्क्वायर हमारे सामने आया 116 में से आप 64 को माइनस करोगे ना तो 52 आ जाएगा, तो y आ जाएगा अंडर रूट में 52, रूट 52। देखो रूट 49 7 होता है तो 7 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, थोड़ी नजरें ऑप्शन पे भी रहनी चाहिए, तो 7.2 दे रखा है, तो 7.2 विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज योर ऑप्शन नंबर 2। बढ़िया सवाल था, बढ़िया सवाल था, दैट इज योर ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। 27 बच्चों ने सही आंसर दिया, 27 बच्चों ने सही आंसर दिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसके लिए पोल आपको दे देते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए पोल आपके साथ कह रहा है कि दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर इस तरीके से हैं, इस तरीके से हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों इस तरीके से हैं कि कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए इज 0। यहाँ क्वेश्चन आपको अपनी लैंग्वेज में फंसाने की कोशिश कर रहा है, यहाँ क्वेश्चन आपको लैंग्वेज में फंसाने की कोशिश कर रहा है, कुछ लोग फंस भी रहे हैं। देखो आपके आंसर से पता लग रहा है मेरे को क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट 0 है। देखो दो वेक्टर, एक वेक्टर ऐसे है, दूसरा वेक्टर ऐसे है, ये एंगल थीटा है, तो एक कंपोनेंट उसके अलोंग आता है, दूसरा कंपोनेंट उसके परपेंडिकुलर आता है। लेकिन आप ये सोचो बेटा कि ए वेक्टर अगर ऐसे है और बी वेक्टर इसके अलोंग ही आ जाए, पैरेलल ही आ जाए, तो बी वेक्टर का पूरा कंपोनेंट ए के अलोंग है, उसके परपेंडिकुलर कोई भी कंपोनेंट नहीं आएगा, 0 आएगा। तो ये आपसे क्या कहना चाह रहा है, ये आपसे कहना चाह रहा है कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है बेटा, पैरेलल वेक्टर है, ये आपसे कहना चाह रहा है। परपेंडिकुलर नहीं है, क्या है, पैरेलल वेक्टर है। समझे क्या बात को। तो जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो डॉट 0 करते हैं, लेकिन जब दो वेक्टर बेटा पैरेलल होते हैं ना, जैसे ए वेक्टर है मान लो a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, और बी वेक्टर हमारे पास है b1 i कैप b2 j कैप b3 k कैप। अगर ये दोनों वेक्टर या तो पैरेलल है या एंटी पैरेलल है, कुल मिला के अगर कोलिनियर वेक्टर होते हैं ना बेटा, तो a1 अपॉन b1, a2 अपॉन b2 और a3 अपॉन b3 बराबर होते हैं। अगर परपेंडिकुलर है तो डॉट करते हैं, पैरेलल या एंटी पैरेलल है तो ये करते हैं। अभी पैरेलल दे रखा है तो क्या करोगे, 3/6, देखो 3/6 इक्वल्स टू 8/16 इक्वल्स टू माइनस का 2/x। इसको सोल्व करने पर देखो 1/2 आएगा, किसी भी एक को ले लो ना, 1/2 बराबर माइनस का 2 डिवाइड x। ठीक है, अब x बराबर क्या आया, x बराबर आ गया माइनस का 4, x बराबर क्या आ गया बेटा, माइनस का 4। कौन सा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है।
हाँ जी, अभी सही है, वॉल्यूम सही है, मेरी आवाज सही आ रही है आपको? यस नो लिख के बताए बेटा, आवाज सही आ रही है, सुनाई दे रहा है जो मैं बोल रहा हूँ? हाँ, अभी अभी सही है ना, सुनाई? थोड़ा सा वॉल्यूम अप कर लीजिए इस क्लास के लिए, नेक्स्ट क्लास में कुछ और कोशिश करेंगे। अभी सही आ रही है आवाज? चलो बढ़िया बढ़िया, ग्रेट 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 कृष्णा, थैंक यू थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, देखा हुआ क्वेश्चन है, आपने देखा हुआ क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दे दो मेरे को, जल्दी से आंसर दे दो मेरे को, स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी करना जरूरी है, जल्दी से आंसर दे दो। ये रहा पोल, फटाफट फटाफट फटाफट। दो वेक्टर है, देखो सबसे पहले ये वेक्टर के ऊपर ऐसे केप, ऐसे टोपी लगा रखी होती है ना, उससे समझ जाया करो। अगर वेक्टर के ऊपर ऐसे टोपी लगा रही है लगी, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है। बी के ऊपर टोपी लगा रखी है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 है। ठीक है, तो क्या कह रहा है आपसे, जब दो वेक्टर ए और बी आपको दे रखे हैं, इनके बीच एंगल थीटा है, तो जब दो वेक्टर उनका अगर मैग्नीट्यूड सेम हो जाए, उनका मैग्नीट्यूड सेम हो जाए तो बेटा आर जो रिजल्टेंट होता है उनका, उसकी वैल्यू कितनी आती है, दोनों का मैग्नीट्यूड मान लो सेम हो गया ए और ए, तो बेटा रिजल्टेंट आता है 2a कॉस थीटा बाई 2। और इन वेक्टर का जो सब्ट्रैक्शन होता है एस, ए माइनस बी है ना, ए प्लस बी तो आता है 2a कॉस थीटा बाई 2 सब्ट्रैक्शन ए माइनस बी, वो आता है बेटा 2a साइन थीटा बाई 2। डायरेक्ट फॉर्मूले याद होने चाहिए अपने को, ये कभी कभी भूल जाते हैं, दिमाग से निकल जाते हैं, इसलिए याद दिला रहा हूँ। अब इनका रेशियो करना है ना, इनका रेशियो करना है, डिवाइड कर दीजिए आप, ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड में ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड का डिवाइड कर दीजिए, जैसे डिवाइड करोगे ये कट जाएगा, कॉस थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 बचेगा। ठीक है, यहाँ दोनों का मैग्नीट्यूड 1 दे रखा है, ए की वैल्यू 1 है, वैसे भी वो कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा बाई 2 डिवाइड साइन थीटा बाई 2। इसको आगे सोल्व करेंगे अपन, तो ए प्लस बी डिवाइड ए माइनस बी, ये हमारे पास आ जाएगा कॉट थीटा बाई 2। अब देखो किसी भी ऑप्शन में कॉट है नहीं, तो इसको इधर भेज दो है ना आप, ए प्लस बी इधर पड़ा रह जाएगा, इसको डिवाइड में भेज दीजिए कॉट थीटा को, कॉट थीटा बाई 2 को, इधर आ जाएगा बेटा ए माइनस बी, तो 1 अपॉन कॉट थीटा बाई 2 टेन थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड आप लिख सकते हैं ए प्लस बी मल्टीप्लाई टेन थीटा बाई 2। कौन सा ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन। स्टैंडर्ड सवाल है, आगे बढ़ते हैं, ये बढ़िया सवाल है बेटा, जेई मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जेई मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये इसके लिए पोल आपके सामने, इसका क्वेश्चन का पोल आपके सामने। दीजिए आंसर दीजिए। ए का मैग्नीट्यूड 3 है, ए वन का मैग्नीट्यूड 3 है, ए टू का मैग्नीट्यूड 5 है, ए वन और ए टू का रिजल्टेंट आपको 5 दे रखा है, तो इसकी वैल्यू बतानी है, इनका डॉट करना है ना, इनका डॉट करना। जब आप इनका डॉट करोगे ना, 2a1 प्लस 3a2 का डॉट करेंगे अपन 3a1 माइनस 2a2 के साथ। सबसे पहले देखो ए वन को ए वन के पास भेजते तो 6a1 का स्क्वायर बन जाएगा, ए डॉट ए स्क्वायर होता है, माइनस 4a1 a2 बन जाएगा ये। ठीक है, 4a1 a2 बन जाएगा, फिर 3 को भेजते हैं इसके पास, तो प्लस का 9a1 डॉट a2 बन जाएगा, माइनस 6a2 का स्क्वायर बन जाएगा। देखो ये क्या बनेगा, 6a1 का स्क्वायर प्लस 5a1 डॉट a2 बनेगा ना, उसको आप लिख सकते हो a1 a2 कॉस थीटा माइनस 6a2 का स्क्वायर।
अब देखो A1 A2 की वैल्यू है मेरे पास क्या नहीं है, थीटा की वैल्यू नहीं है, जिससे मैं कॉस थीटा नहीं निकाल सकता। तो उसके लिए क्वेश्चन ने आपको ये रास्ता दिया है। क्या रास्ता दिया है कि A1 प्लस A2 का जो मैग्नीट्यूड है वो 5 है। A1 प्लस A2 का मैग्नीट्यूड 5 है। A1 प्लस A2 के रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है ना बेटा, वो 5 है। तो इसको आप क्या लिखोगे, अंडर रूट में A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस थीटा लिखोगे इक्वल्स टू 5, है ना। मैं क्या करता हूँ, ये रूट हटा देता हूँ और इसका स्क्वायर कर देता हूँ, तो 25 हो जाएगा। अब मेरे को क्या चाहिए, देखो A1 A2 कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए। वो A1 A2 कॉस थीटा की वैल्यू डायरेक्टली यहीं से आ रही है। तो A1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर बन जाएगा मेरे पास 9, A2 का स्क्वायर देखो 5 का स्क्वायर बन जाएगा 25 प्लस 2A1 A2 कॉस थीटा बराबर बना 25। ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो A1 A2 कॉस थीटा, ध्यान से देखते रहना, 25 से माइनस होकर कट जाएगा, माइनस का 9 आएगा। आपको A1 A2 कॉस थीटा की वैल्यू डायरेक्टली मिल रही है, तो -9/2 ये आ गई A1 A2 कॉस थीटा की वैल्यू। अब ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए, तो क्या बनेगा देखो हमारे सामने 6A1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 आ गया, प्लस 5A1 A2 कॉस थीटा की वैल्यू आ गई माइनस का 9/2 माइनस का 6A2 का स्क्वायर 25, ये 54 बनेगा बेटा, माइनस 9 × 5 45, 45/2 होता है 22.5 माइनस 150, ये आ गया, ये आ गया हमारे पास। अब इसको आपको सोल्व करना है, देखो इसको सोल्व करेंगे तो क्या, ये माइनस का 22.5 माइनस का 22.5 माइनस का, इसको इसमें से माइनस करोगे ना 54 में से 150 को, तो 96 बचेगा। और इसको सोल्व करने पर माइनस का 118.5 आ जाएगा, जो कि आपका डी ऑप्शन में दे रखा है, डी ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है। अब क्या ये सवाल नीट में आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है ये सवाल नीट के अंदर। जेई मेंस वाले अगर इस सवाल को पूछ रहे हैं तो नीट वाले भी इस सवाल को पूछ सकते हैं। कैसे आएगा? कैलकुलेशन आसान करके ये सवाल आपके पास आएगा। कैलकुलेशन आपको पॉइंट्स में नहीं दी जाएगी, कैलकुलेशन आपको आसान दी जाएगी, लेकिन अप्रोच आनी चाहिए ना। ये सवाल को सोल्व करना तो पहले यहाँ तक पहुंचे, यहाँ फंसे तो क्वेश्चन में देखा कि हाँ भाई यहाँ जो अपन इस पॉइंट पे फंसे हैं वो यहाँ से निकल सकते हैं, यहाँ से निकले, यहाँ से अपन ने A1 A2 cos थीटा की वैल्यू पुट करके यहाँ डाल दी। ये अप्रोच हमारे पास होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेई एडवांस का सवाल है बेटा, कोई जेई एडवांस का सवाल मांग रहा था थोड़ी देर पहले, आपके सामने जेई एडवांस का सवाल है। ठीक है, ऑप्शन में आपको दे देता हूँ, देखो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 2, ऑप्शन नंबर डी 1। ऑप्शन मैंने बना दिए, अब मैं आपको पोल दे देता हूँ। पोल का टाइमिंग मैंने 60 सेकेंड दे दिया है। जेई एडवांस नाम देख के घबराने का नहीं है बेटा, ये ऐसा सवाल है जो हम हमारी नॉलेज से कर सकते हैं। क्वेश्चन को पढ़िए, तसल्ली से पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं आपकी हेल्प करता हूँ क्वेश्चन को पढ़वाने में। देखिए ध्यान से। हम्म क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास दो वेक्टर्स है, एक है ए वेक्टर, दूसरा है बी वेक्टर, दोनों को डिफाइन कर दिया इन्होंने। हीरा ए वेक्टर है ए आई कैप, बी वेक्टर है ए कॉस ओमेगा टी आई कैप, प्लस एक को अंदर भेज देते हैं ए साइन ओमेगा टी
जे कैप, ये दो वेक्टर है आपके पास, ये दो वेक्टर्स हैं आपके पास, ठीक है। और कह रहा है ओमेगा की वैल्यू आपको पाई/6 दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। कह रहा है कि ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड यानी कि आर का मैग्नीट्यूड √3 टाइम्स है एस के, आर इज इक्वल टू √3 टाइम्स एस, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप ए और बी का मैग्नीट्यूड निकालोगे ना, तो ए का मैग्नीट्यूड ए आएगा, बी का मैग्नीट्यूड आप देखो √a² cos स्क्वायर ओमेगा टी प्लस a² sin स्क्वायर ओमेगा टी, तो वो 1 बन जाएगा। √a² cos स्क्वायर ओमेगा टी प्लस a² sin स्क्वायर ओमेगा टी, a² कॉमन आएगा, वो 1 बन जाएगा, a² रूट से बाहर आके वापस a आ जाएगा। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, टाइम की वैल्यू कुछ भी हो, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि ये इस समय टाइम क्या है, इस समय टाइम क्या है, ये चीज आपसे पूछी जा रही है। अब थोड़ा सा ध्यान से समझना कि यहाँ अगर ये आर दिया हुआ, ये एस दिया हुआ है, तो इसको लिखने का मतलब क्या होगा ना, आर इज इक्वल टू √3 टाइम्स एस स्क्वायर कर देते हैं ना, आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स एस का स्क्वायर, आर स्क्वायर, आर √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा स्क्वायर है, तो अंडर रूट नहीं लगेगा, a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, 3a² प्लस b² माइनस 2ab cos थीटा, ये आ गया, ठीक है। 2ab cos थीटा ये आ गया। ए और बी दोनों का मैग्नीट्यूड ए है, दोनों का मैग्नीट्यूड ए है, तो रख देते हैं दोनों का मैग्नीट्यूड। तो देखो क्या बनेगा, ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस 2a² या स्क्वायर से बड़ा रहने दो ना, ए बी cos थीटा, क्योंकि आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। सामने आएगा देखो 3a² प्लस 3a² माइनस 6ab cos थीटा, तो ये देखो बनेगा 6a², ये 2a² उधर के माइनस हो जाएगा, 6 में से 2 तो 4a² बचेगा, ये 6 है, ये 2 है, उधर आगे 8 हो जाएगा, तो 8ab cos थीटा बचेगा। अब ab cos थीटा आप कैसे निकाल सकते हैं, ab cos थीटा क्या होता है, थोड़ा सा समझो। ab cos थीटा, a.b कैन बी रिटन एज ab cos थीटा, a.b कैन बी रिटन एज ab cos थीटा। तो क्या आप यहाँ a.b कर सकते हो, जब अपन डॉट करते हैं तो i का i के साथ होता है, j का j के साथ होता है, तो यहाँ i का i के साथ डॉट होगा, इनका डॉट कर दीजिए, तो बेटा ये आएगा a² cos ओमेगा टी, ये a.ab cos थीटा की वैल्यू आ गई मेरे पास, है ना, a² cos ओमेगा टी, यहाँ रख दीजिए, ये 8 आ गया, a² cos ओमेगा टी इक्वल्स टू 4a², a² से a² कट गया, cos ओमेगा टी की वैल्यू आ गई बेटा 4/8 यानी कि 1/2। कोस की वैल्यू 1/2 आई, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एंगल 60 डिग्री है, यानी कि ओमेगा टी की वैल्यू 60 डिग्री, लेकिन डिग्री में नहीं लिखना है, रेडियन में लिखे बेटा, पाई/3। अब ओमेगा की वैल्यू आपको दे रखी है, ओमेगा की वैल्यू आपको दे रखी है, टाइम पूछा है ना, तो ओमेगा टी की वैल्यू मेरे पास आ गई पाई/3, और ओमेगा की वैल्यू है बेटा पाई/6 इंटू टी बराबर पाई/3, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये 6 ऊपर चला जाएगा, तो टी बराबर आया 6/3, 6/3 2 आ गया, 6/3 क्या आ गया, 2 आ गया, 6/3 आ गया बेटा 2, तो 2 आंसर हो गया इस सवाल का। लेंदी सवाल है, माना लेंदी सवाल है, लेकिन लेंदी सवाल अब करने पड़ेंगे अपने को जिस हिसाब से, क्योंकि इस सवाल के सॉल्यूशन में ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपकी समझ से बाहर है, सारी चीजें आपकी समझ के अंदर है, सारी चीजें आपके नोट्स में भी होती है, जो बच्चा जेई का बच्चा पढ़ता है उसके नोट्स में भी ये चीजें होती है, आपके नोट्स में भी ये चीजें होती है। बस यही है कि आप इस पूरे प्रोसेस को 3 अलग अलग सवालों में करते हो, 3 अलग अलग सवालों में करते हो, और यहाँ वो सारी चीजें एक साथ ही हो गई, ठीक है। प्रिंस कह रहा है सर इसको ऐसे भी समझ सकते हैं ना कि अगर दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो √360 डिग्री पे आ, बिल्कुल सही बात है बेटा,
√3 रिजल्टेंट आता है 60 डिग्री पे, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, बढ़िया बढ़िया, ये अप्रोच भी लगा सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यूनिट वेक्टर के लिए, सॉरी, कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, ये आपको बताना। कौन सा स्टेटमेंट आप करेक्ट है ये आपको बताना है। और ये रहा पोल आपके सामने, ये रहा पोल आपके सामने। क्या कह रहा है, देखिए सवाल। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? द यूनिट वेक्टर ऑफ वेलोसिटी एंड फोर्स मे बी सेम। यस, यूनिट वेक्टर क्या होता है बेटा? यूनिट वेक्टर का काम क्या है? यूनिट वेक्टर का काम क्या है? यूनिट वेक्टर का काम है डायरेक्शन बताना। यूनिट वेक्टर का काम क्या है? डायरेक्शन बताना। यूनिट वेक्टर का काम है डायरेक्शन बताना। तो फोर्स और वेलोसिटी की डायरेक्शन तो सेम हो ही सकती है। 1D मोशन आप देख लीजिए, फोर्स और वेलोसिटी यानी कि फोर्स और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम ही होती है। तो मे बी सेम हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, करेक्ट स्टेटमेंट है। पहला ही करेक्ट हो गया, तो बाकी गलत क्यों, देख लेते हैं। कह रहा है एंगल बिटवीन टू यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज 90 डिग्री। दो यूनिट वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हमेशा 90 डिग्री हो ऐसा जरूरी नहीं है। दो यूनिट वेक्टर, एक किसी ने यूनिट वेक्टर यहाँ बनाया आई कैप, और एक किसी ने यूनिट वेक्टर इधर बना दिया आई और जे के बीच, i+j/√2 बनाते ही हो आप। तो इनके बीच एंगल जो है 90 थोड़ी है, इनके बीच एंगल 45 होता है। ऑलवेज वर्ड लिख दिया, गलत हो गया। यूनिट वेक्टर ऑफ वेलोसिटी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन नहीं होता, ऐसा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता है। बस ऑलवेज वर्ड लिख के यहाँ फिर काम खराब हो गया है। the difference between the magnitude of two unit vector equal to magnitude of difference of two unit vector। देखो क्या कर रहा है, ध्यान से सुनो। the difference between magnitude of two unit vector, दो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जब आप माइनस करोगे, दो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जब आप माइनस करोगे, जैसे मान लो कि पहला यूनिट वेक्टर है आई कैप, दूसरा यूनिट वेक्टर है जे कैप, इनका मैग्नीट्यूड तो 1 1 है, इनका मैग्नीट्यूड तो 1 1 है। ए का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, बी का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। जब आप इनका मैग्नीट्यूड को माइनस करोगे तो 0 मिलेगा। लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ टू यूनिट वेक्टर यानी कि a माइनस बी का मैग्नीट्यूड, a माइनस बी का मैग्नीट्यूड यानी कि i माइनस जे का मैग्नीट्यूड, i माइनस जे का मैग्नीट्यूड तो √2 आएगा। सही बात नहीं है, सही बात नहीं है। एक 0 आ रहा है, एक √2 आ रहा है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो पहला सही है, पहला सही है। काफी बच्चों ने सही आंसर भी दिया, काफी बच्चों ने सही आंसर भी दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन बढ़िया सवाल, अगेन बढ़िया सवाल आपके सामने है, आपके सामने है। मैट्रिक्स मैच वाला क्वेश्चन है, जो आजकल आपको देखने को मिलते हैं डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट सीरीज के अंदर, नीट के एग्जाम के अंदर आपको ये देखने को मिलता है। क्या कह रहा है कि टायर है, आपको टॉप व्यू दिखाया गया है। इस टायर को 12 स्टूडेंट ने क्या किया, रस्सी से बांधा और अपनी तरफ खींच रहे हैं, अपनी तरफ खींच रहे हैं। सारे इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, तो सिमेट्री है, तो हर सामने वाला फोर्स दूसरे फोर्स को कैंसिल कर रहा है। तो अभी इक्विलिब्रियम में, अभी इक्विलिब्रियम में है फोटो, है ना, अभी इक्विलिब्रियम में है, अभी इक्विलिब्रियम में है। आपसे डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन देके सवाल पूछा जा रहा है, और हर दो जनों के बीच का जो एंगल है वो 30 डिग्री आपको दिया हुआ है, 30 डिग्री आपको दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में क्या करता है, जब भी ऐसे सवाल आते हैं वो ऐसे बोलता है कि एक बच्चा भाग जाता है, दो बच्चे भाग जाते हैं, एक बच्चा भाग जाता है, दो बच्चे भाग जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, उस वेक्टर को हटा के बाकी वेक्टर को सोल्व करना शुरू कर देते हैं। इसमें क्या है, इसमें तो अभी तो रिजल्टेंट 0 है, अभी तो रिजल्टेंट 0 है, अभी तो रिजल्टेंट 0 है। अब देखो किसी वेक्टर को हटाने का तरीका क्या है, किसी वेक्टर को हटाने का तरीका क्या है। जैसे मान लो, थोड़ा सा समझो, एक वेक्टर इधर लग रहा है 10 न्यूटन का, दूसरा इधर लग रहा है 10 न्यूटन का। ये ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। ए को हटाने का तरीका क्या है, या तो मैं ए को गायब कर दूं, दूसरा तरीका ये भी है कि ए को हटाने का, कि ए के ऑपोजिट डायरेक्शन में उतना ही मैग्नीट्यूड का वेक्टर लगा दो, वो उसको कैंसिल कर देगा। तो ए हट गया, ए हट गया, ए हट गया। समझ में आ रही है बात? तो ये अप्रोच लगानी है, उसको हटाना नहीं है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में उतना ही वेक्टर लगा देना है ना। अब देखो, अब पढ़ो, पहला ऑप्शन पढ़ो। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि अगर ए और ई भाग जाए, ए और ई भाग जाए, आप मत भागना इस क्वेश्चन से, है ना। ए और ई भाग जाए तो नेट फोर्स किधर आएगा, ए और ई भाग जाए, ये रहा ए, ये रहा ई, ए और ई को भगाना है, तो इनको हटाना नहीं है, इनको अपोजिट डायरेक्शन में जोड़ो। देखो ये एक इधर बनाया मैंने, ये एक मैंने इधर बनाया, ठीक है। तो इन दो जो मैंने रेड कलर के वेक्टर बनाए ना, सिर्फ इनका रिजल्टेंट चाहिए। तो रिजल्टेंट कितना आएगा, थोड़ा सोचो ध्यान से बेटा। ये 30 है, ये 30 है, ये 30 है, ये 30 है, 4 बार आ गया 30,
तो एंगल हो गया बेटा 120 डिग्री। तो दो वेक्टर जिनके बीच एंगल 120 डिग्री हो, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, इधर भी 10 है इधर भी 10 है, एंगल इनके बीच 120, एंगल 120। दो, देखो मैं आपको बता देता हूँ, दो वेक्टर अगर मैग्नीट्यूड सेम है, एंगल अगर 120 है तो आंसर सेम आता है। अगर एंगल 90 है तो आंसर √2 टाइम्स आता है, एंगल 60 है तो आंसर √3 टाइम्स आता है। इतनी बात अपने को पता होनी चाहिए। तो अभी क्या है, एंगल 120 है, एंगल 120 है तो आंसर सेम आ जाएगा, 10 आ जाएगा, आंसर वापस क्या आ जाएगा, 10 का 10 आ जाएगा। तो पहले केस में आंसर क्या आएगा, 10, पहले केस में आंसर क्या आएगा, 10 न्यूटन, पहले केस में आंसर आएगा 10 न्यूटन। ठीक है, तो P का सेकंड बनेगा, P का क्या बनेगा, सेकंड बनेगा। अच्छा एक ही ऑप्शन में, तो आंसर तो आ गया पहला, आंसर तो आ गया पहला। एग्जाम होता तो आगे बढ़ जाते, लेकिन अभी अपने को बाकी वेरीफाई करने जरूरी है, बाकी वेरीफाई करने जरूरी है, बाकी वेरीफाई कर लेते हैं, बाकी वेरीफाई कर लेते हैं। देखो दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा क्या कह रहा है कि अगर ए, ई और सी भाग जाए तो ये लो, ए को भगाने का मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर बनाओ, ई को भगाने का मतलब ई के ऑपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर बनाओ, सी को भगाने का मतलब सी के ऑपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर बनाओ। ठीक है, अब आप सोचो ये वेक्टर भी 10, ये 10, ये भी 10, ए और ई का रिजल्टेंट इधर आया था बेटा, कितना 10 आएगा, बीचों बीच आता है 60-60 पे। तो फिर ए और ई का रिजल्टेंट और ये सी जो है मिलके क्या बन जाएंगे, 20 बन जाएंगे, है ना। तो दूसरे का आंसर, क्यू का आंसर 20 आना चाहिए, ये रहा 20। देखो ये वेरीफाई हो गया यहाँ। इसी तरीके से अपन बाकी भी वेरीफाई कर सकते हैं, बाकी का वेरिफिकेशन मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, वेरीफाई करना इनको, है ना, क्लास के बाद आराम से। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फिर से एक शानदार सवाल आपके सामने, फिर से एक शानदार सवाल आपके सामने है, और इस सवाल का पोल भी आपके लिए आ रहा है। ये आ गया इस सवाल का पोल आपके लिए, ये आ गया इस सवाल का पोल आपके लिए। दो वेक्टर दे रखे हैं ए और बी, इनका मैग्नीट्यूड बराबर है, उनका जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड r है। अगर b को डबल कर दें और a के अंदर ऐड करें तो नया रिजल्टेंट √3a आता है। तो r अपॉन a की वैल्यू क्या आएगी, ये आपसे पूछा गया, r अपॉन a की वैल्यू क्या आएगी, ये आपसे पूछा गया है। देखिए कैसे अप्रोच करेंगे, a और b का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है, a और b का मैग्नीट्यूड दोनों का a दे रखा है। ठीक है, दोनों की वैल्यू क्या है, दोनों की वैल्यू a है, इसका रिजल्टेंट r है। तो बेटा r क्या लिखा जाएगा, अंडर रूट में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, इनके बीच का एंगल मेरे को नहीं पता, तो r बराबर लिखा जाएगा अंडर रूट, स्क्वायर कर देते हैं ना, आर स्क्वायर बराबर लिख दो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का cos थीटा। ठीक है, ये लिख दिया मैंने, a और b की वैल्यू बराबर है, तो देखो ये a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर जुड़ के 2a स्क्वायर बन जाएगा, 2a स्क्वायर cos थीटा। एक बार इसको बना के रख दिया मैंने। आगे देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर b का मैग्नीट्यूड डबल करके a में ऐड किया जाए, b का मैग्नीट्यूड डबल करके a में ऐड किया जाए, एंगल वही रखना है। तो b का मैग्नीट्यूड डबल करते इसका मैग्नीट्यूड बेटा 2a हो जाएगा, इसका a हो जाएगा। अब इनका रिजल्टेंट कह रहा है √3a आ रहा है, तो नया रिजल्टेंट आएगा इनका r डैश बोल देते हैं, वो बेटा √3a आ रहा। तो आप r डैश का स्क्वायर लिख लो, r डैश का स्क्वायर क्या लिखा जाएगा, a का स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर जो कि 4b स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab की जगह 2b डिवाइड, सॉरी डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई cos थीटा। तो r डैश की वैल्यू अपने को √3 दे दी, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा 3a स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ देखो क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस यहाँ हमारे सामने बन जाएगा ये आ गया आपके पास, इसकी वैल्यू a डालनी है, इसकी वैल्यू भी a डालनी है ना, तो ये आ जाएगा 4a स्क्वायर cos थीटा, 4a स्क्वायर cos थीटा। तो 3a स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 5a स्क्वायर प्लस
4a² कॉस थीटा, इसको उधर भेज दीजिए, माइनस का 2a² हो जाएगा बराबर 4a² कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से आप a² काट दीजिए, कॉस थीटा की वैल्यू आ गई -1/2, ये यहाँ पुट कर दीजिए अब आप -1/2, तो r² विल बी इक्वल्स टू 2a² प्लस 2a² माइनस का 1/2, ये -1 बनेगा, तो r² विल बी इक्वल्स टू 2a² माइनस a², r² विल बी इक्वल्स टू a² बन जाएगा, r बराबर a, r बराबर a, इट मीन्स r बाई a की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 1 आ जाएगी, r बाई a की वैल्यू 1 आ जाएगी। दैट इज योर ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। एक बात, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़े, नया क्वेश्चन था, नए टाइप का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं, बेसिक वेक्टर की नॉलेज से इस क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता है बेटा। क्या कह रहा है, सी वेक्टर जो है एक तरीके से ए और बी का रिजल्टेंट वेक्टर है, ए और बी को जोड़ने से सी आता है, ए और बी को जोड़ने से सी आता है। अगर ए और बी को जोड़ने से सी आ रहा है, ए और बी को जोड़ने से सी आ रहा है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपको बताना है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि सी का मैग्नीट्यूड ए के मैग्नीट्यूड से कम हो सकता है, सी का जो मैग्नीट्यूड है वो बी के मैग्नीट्यूड से भी कम हो सकता है। बिल्कुल सही बात है, ये हो सकता है। जैसे मान लो कि आपने ए को इधर लगाया, ए का मैग्नीट्यूड है 5, ठीक है, बी का मैग्नीट्यूड, बी आपने इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाया, बी का मैग्नीट्यूड है 3। जब आप इसको सोल्व करोगे तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, 2 न्यूटन आ जाएगा। तो वो जो रिजल्टेंट आ रहा है, यानी कि सी का जो मैग्नीट्यूड आ रहा है ए से भी कम है और बी से भी कम है, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहला तो करेक्ट है। दूसरा कह रहा है कि सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए, सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए। अगर पहला सही हो गया तो ये गलत हो गया, ऑलवेज वाली बात। तो सी में बी इक्वल्स टू ए प्लस बी, हाँ ये सही हो सकता है कि सी का मैग्नीट्यूड ए और बी के बराबर हो जाए, ए और बी के मैग्नीट्यूड के सम के बराबर हो जाए। जैसे मैंने एक 5 न्यूटन का फोर्स इधर लगाया, ए दूसरा 3 न्यूटन का फोर्स इधर लगाया, जब आप इसको सोल्व करोगे तो रिजल्टेंट जो है वो क्या आ जाएगा, 8 न्यूटन का आ जाएगा। यानी कि इस केस में सी बराबर क्या हो गया, ए प्लस बी हो गया। सी का मैग्नीट्यूड ए प्लस बी के बराबर हो सकता है अगर एंगल 0 हो तो। दिस कैन बी पॉसिबल, दिस कैन बी पॉसिबल। उसके लिए ए और बी के बीच में एंगल को 0 होना पड़ेगा। अगर ये सही हो गया तो डी गलत हो गया। आपसे पूछा है कौन सा सही है, तो ए और सी सही है, ए और सी आपके लिए सही है, ए और सी सही है। काफी बेसिक सवाल, काफी बेसिक सवाल। जनता इसका सही आंसर दे भी रही है, जनता इसका सही आंसर दे भी रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि अगर सी वेक्टर ए माइनस बी के बराबर, सी वेक्टर ए वेक्टर माइनस बी के बराबर है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये लो, इसका पोल भी आपके लिए आ गया है, इसका पोल भी आपके लिए आ गया है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, सुनिए ध्यान से, सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है कि सी वेक्टर जो है, सी वेक्टर जो है वो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, सी वेक्टर जो है वो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर है, तो कौन सा रिलेशन अचीव नहीं किया जा सकता, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो असल में आपने पढ़ा होगा कि सब्ट्रैक्शन एक तरीके का एडिशन ही होता है। इसको आप ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर लिख सकते हो, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर लिख सकते हो। अब जब हम दो वेक्टर ए और बी है, जब अपन इनका रिजल्टेंट लिखते हैं ना, तो अपन बोलते हैं कि इस रिजल्टेंट की रेंज आती है ए माइनस बी से ए प्लस बी, यानी कि ये ए प्लस ए माइनस बी से तो ज्यादा होगा और ए प्लस बी से कम होगा, ये रिजल्टेंट कभी भी से ज्यादा नहीं आएगा। सेम अगर आप दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन करते हैं ना, ए माइनस बी का, तो सेम रेंज आती है। इसका जो आंसर है ए माइनस बी से लेकर के ए प्लस बी के बीच हो सकता है, ए प्लस बी के बीच हो सकता है, इससे कम नहीं होगा और इससे ज्यादा नहीं होगा। तो सेम कहानी यहाँ है बेटा कि सी का जो वैल्यू है बेटा वो ए माइनस बी से ज्यादा होगा और ए प्लस बी से कम होगा। सर यहाँ मोड क्यों लगाते हैं, क्योंकि बी की वैल्यू ज्यादा हो सकती है ए से, तो उस केस में बी माइनस ए लिखना पड़ेगा, उस केस में बी माइनस ए लिखना पड़ेगा। तो ये इस रेंज में आएगा, ये इस रेंज में आएगा। तो क्या सी की वैल्यू
ए माइनस बी के बराबर हो सकती है, बिल्कुल बराबर हो सकती है। क्या सी की वैल्यू ए से बड़ी हो सकती है, सी की वैल्यू बी से बड़ी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। सी की वैल्यू ए और बी से बड़ी हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सी की वैल्यू ए प्लस बी के बराबर हो सकती है, सी की वैल्यू ए प्लस बी के बराबर हो सकती है। सी की वैल्यू ए माइनस बी से कम नहीं हो सकती, सी की वैल्यू ए माइनस बी से कम नहीं हो सकती, वो उससे बड़ी ही रहेगी। ये नहीं हो सकता बेटा, है ना, ये नहीं हो सकता, चाहे आप कोई सी भी पॉसिबिलिटी सोच लो, ये चीज नहीं हो सकती है, ये चीज नहीं हो सकती है, ठीक है। ओके। सही आंसर दिया है, काफी बच्चों ने इसका सही आंसर दिया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। बढ़िया सवाल, जोरदार सवाल। इसके लिए पोल दे देते बेटा आपको। बढ़िया सवाल है बेटा। हम्म क्या कह रहा है, देखिए सवाल क्या कह रहा है। काइनेमेटिक्स से मिक्स क्वेश्चन है ना, कि एक बर्ड ने स्टार्ट किया इस कोऑर्डिनेट से 1,2,0 से, और इस डायरेक्शन में उन्होंने देखा बर्ड ने उड़ना शुरू किया। वेलोसिटी उसकी 9 मीटर पर सेकेंड है, और 3 सेकेंड के लिए उड़ी। फिर उसने अपनी डायरेक्शन को रिवर्स किया, फिर उसने अपनी डायरेक्शन को रिवर्स किया, और 6 मीटर पर सेकेंड से वो 4 सेकेंड के लिए उड़ी। सबसे पहले कितनी डिस्टेंस चली वो देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ इनिशियल पॉइंट को ए बोल देते हैं, जिसके कोऑर्डिनेट है 1,2,0। पहले आगे गई, पहले आगे गई, कितनी आगे गई देखो, 9 मीटर पर सेकेंड से 3 सेकेंड तक, तो 9 × 3 27 मीटर आगे गई, ठीक है। 27 मीटर आगे गई गई फिर वापस पीछे आ गई रिवर्स डायरेक्शन में। कितनी पीछे आ गई देखो, 6 मीटर पर सेकेंड से 4 सेकेंड तक, 24 डिस्टेंस आ गई। तो ओवरऑल अगर आप इसका डिस्प्लेसमेंट देखोगे ना, ओवरऑल अगर आप इसका डिस्प्लेसमेंट देखोगे, ये आ गया डिस्प्लेसमेंट। कितना है, वैल्यू तो 3 है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन ऐड करनी पड़ेगी। तो उसके लिए यहाँ डायरेक्शन दी गई है, तो डायरेक्शन के लिए ये पूरा वेक्टर नहीं आप लगा सकते, डायरेक्शन के लिए आपको यूनिट वेक्टर लगाना पड़ेगा। डायरेक्शन के क्या लगाना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर लगाना पड़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आया वो अगर आपको देखना है, डिस्प्लेसमेंट कितना आया है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मेरे को अगर देखना है, डी वेक्टर, बेटा वो है तो 3, लेकिन उसके आगे डायरेक्शन लगानी पड़ेगी। डायरेक्शन के लिए उसके आगे एक यूनिट वेक्टर लगाना पड़ेगा, उसके लिए आपको ये दिया हुआ है, इसका यूनिट वेक्टर लगाना पड़ेगा 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। अब यूनिट वेक्टर लगाना है, डिवाइड इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड √2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3। तो ये 9 बना है ना, 9 तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो डी वेक्टर आएगा 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है फाइनल पोजीशन, आपसे पूछ रहा है फाइनल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट होता है न्यू पोजीशन माइनस फाइनल इनिशियल पोजीशन, है ना। तो फाइनल पोजीशन यानी कि न्यू पोजीशन आ जाएगी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर प्लस r1 वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, और r1 वेक्टर इसके अंदर जोड़ना है, तो देखो r1 वेक्टर क्या आएगा, i कैप प्लस 2j कैप। भाई कोऑर्डिनेट दे रखे हैं ना 1,2,0, i कैप प्लस जे कैप प्लस 0k कैप, तो उसको लिखने का मतलब नहीं है। जैसे आप इसको लिखोगे तो देखो ये क्या बना, 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, ये आ गया फाइनल। यानी कि फाइनली उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 3,2, यानी कि x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 3 है, z की वैल्यू 2 है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू, 3 + 3 + 2, 3 + 3 + 2, तो ये 6 + 2 आंसर आ जाएगा 8, आंसर आ जाएगा 8, आंसर आ जाएगा 8। 20% जनता ने इसका सही आंसर दिया है। जिन्होंने सही आंसर नहीं दिया बेटा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन आपको
मान लो नहीं आ रहे क्योंकि आपने देखे हुए नहीं है। अपने को यही तो करना है कि अपन नीट के एग्जाम से पहले मैक्सिमम नंबर ऑफ वैरायटी देख ले, ताकि नीट के एग्जाम के दिन आपको नई वैरायटी, जैसे इस साल काफी बच्चों ने बोला ना कि नई वैरायटी के क्वेश्चन थे सर, नई वैरायटी के क्वेश्चन थे। क्यों थे नई वैरायटी के क्वेश्चन? क्योंकि बच्चे बार बार सेम रिपीटेटिव चीज पढ़ रहे थे, सेम चीज जो रिपीट हो रही है वो पढ़ रहे थे। तो नई वैरायटी आएगी तो उन्हें डर तो लगेगा ही लगेगा। आपको बस ये मेक श्योर करना है, आपको ये मेक श्योर करना है कि नीट के एग्जाम वाले दिन आप जाएं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ वैरायटी आप देख के जाएं, मैक्सिमम नंबर ऑफ वैरायटी देख के जाए, और हम ये मेक श्योर करेंगे। आई होप आपको इसका आंसर समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मैच द कॉलम वाला सवाल है, मैच द कॉलम वाला सवाल है। और इसका आपको पोल भी दे देते, पोल भी दे देते। क्या कह रहा है? तीन फोर्स आपको दे रखे हैं, तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। तो आपसे पूछ रहा है कि अगर तीनों को ऐड कर दे तो क्या आएगा, माइनस कर दे, एक को माइनस कर दे, दो को माइनस कर दे तो क्या आएगा। तो यही है, मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन होते हैं, वो एक या दो ऑप्शन वेरीफाई करके हो जाते हैं। तो उसी अप्रोच से अपने को करना है, सेम अप्रोच से अपने को करना है, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की उसमें ज़रूरत नहीं है। तो देखो पहले तो तीनों को जोड़ना है, तीनों को जोड़ना यानी कि जैसे हैं ये वैसे ही जोड़ दो। तो सबसे पहले देखो इसका मैग्नीट्यूड कितना है, मान लो एफ, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा एफ। तो पहले 2 और 3 को सोल्व कर लो। तो 2 और 3 को सोल्व करोगे ना बेटा, तो यहाँ आ जाएगा 2 और 3 सोल्व होके √2f आ गया, √2f, और ये f है। तो √2f में से f माइनस होगा तो ऑब्वियस सी बात है रिजल्टेंट इधर ही आएगा, √2f माइनस f, क्योंकि √2f बड़ा होता है। तो पहले का डायग्राम कुछ ऐसे दिखना चाहिए जो कि ये रहा। तो p में तो सेकंड जाएगा, तो p में सेकंड जाएगा तो चौथा नहीं हो सकता और पहला नहीं हो सकता। फिर q को चेक करते, q क्या कर रहा है, q f2 को माइनस कर रहा है, q f2 को माइनस कर रहा है। f2 को माइनस करना है मतलब उसके वेक्टर को ऐसे ऑपोजिट कर दो, ऐसे ये आ गया माइनस का f2 वेक्टर, f1 वेक्टर उधर ही है, f1 वेक्टर उधर ही है, और f3 वेक्टर इधर है ना, f3 वेक्टर इधर। तो अब देखो ये सोल्व होके कहीं यहाँ जाएगा, f2 और f1 सोल्व होके कहीं ऐसे आ जाएगा, √2f, इस बार √2f, कलर चेंज कर देता हूँ देखो मैंने, √2f और f, ये देखो ये 45 पे। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर आता ना तो रिजल्टेंट बीच में आता। अभी रिजल्टेंट कहाँ आएगा, जहां ज्यादा वाला, ज्यादा कौन है, √2f, उसकी तरफ आएगा। तो इनका रिजल्टेंट कहीं यहाँ आएगा, उसका रिजल्टेंट कहीं यहाँ आएगा। ठीक है प्रिंस बेटा, अगली बार आपको पोल के लिए ज्यादा टाइम मिलेगा। तो रिजल्टेंट कहीं आएगा, तो इसका फोटो कुछ ऐसा दिखने वाला है। अब इस फोटो को पहचानिए, ये रहा देखो, ये रहा 3 में, ये रहा, तो ये रहा, बस हो गया वेरीफाई। आंसर नंबर है 3, आंसर नंबर है 3, तीसरा आंसर है। आगे बढ़ते, बस बाकी भी आप इसी तरीके से वेरीफाई कर सकते हो। नेक्स्ट 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 क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके लिए आपको पोल देते हैं, टाइम बढ़ा देते हैं बेटा। इस टाइप का सवाल अपन ने किया था, उसी को अलग तरीके से पूछा गया है। अपन ने थोड़ी देर पहले किया था कि मैग्नीट्यूड b के बराबर और डायरेक्शन जो है वो a की डायरेक्शन हो। इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें आपसे सवाल पूछ रहा है कि a वेक्टर है 2i कैप प्लस 5j कैप, b वेक्टर है कुछ इस तरीके से। एक नया वेक्टर पता करो जिसका मैग्नीट्यूड a के बराबर हो और वो a माइनस बी के पैरेलल हो। तो a माइनस बी को अपन नया वेक्टर बोल देते हैं c वेक्टर, वो c वेक्टर के पैरेलल हो। तो सबसे पहले c वेक्टर निकाल लेते हैं। तो a में से आप b को माइनस करिए, a में से आप b को माइनस करिए, 2 में से आप 5 माइनस करोगे तो माइनस का 3i कैप, √5 कट जाएगा, j कैप वाली टर्म माइनस का 4j कैप, ये आ गया c वेक्टर। तो इसके पैरेलल हो यानी कि इसकी डायरेक्शन अपने को चाहिए होगी c कैप, तो उसकी डायरेक्शन आ जाएगी माइनस का 3i कैप माइनस का 4k कैप, डिवाइड में इनका मैग्नीट्यूड 3 और 4 का मैग्नीट्यूड बेटा 5 आता, ये आ गया c कैप। और a वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपने को निकालना पड़ेगा, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड अंडर रूट में 4 + 5 √9
3 बनेगा। अब एक नया वेक्टर बनाना है डी वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड तो ए के बराबर हो, डायरेक्शन सी के अलॉन्ग हो, तो ऐसे लिखते हैं, है ना। मैग्नीट्यूड ए के बराबर 3 और डायरेक्शन माइनस का 3i माइनस का 4k डिवाइड 5, तो आएगा देखो माइनस का 9i कैप माइनस का 12k कैप डिवाइड 5। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर बेटा कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। ठीक है, मैक्सिमम बच्चों ने क्या किया है, इसका सेकंड आंसर दिया है, मैक्सिमम बच्चों ने सेकंड आंसर दिया। सेकंड में बेटा आप देखो वो तो a माइनस भी है, सेकंड तो क्या है बेटा, a माइनस भी निकाल दिया आपने, सेकंड को आपने a माइनस भी निकाल दिया, उसके आगे भी बढ़ना है आपने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, याद होता है बच्चों को इसका आंसर, आपको भी याद होगा, आपको भी याद होगा। क्या कह रहा है, एक सर्कल है, सर्कल में एक पार्टिकल, सर्कल में एक पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह जाता है, इसका पोजीशन वेक्टर थीटा से घूम जाता है, ये आर है, ये आर है, पोजीशन वेक्टर थीटा से घूम जाता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बताना होता है, ये उसका डिस्प्लेसमेंट रहने वाला है, ये इसका डिस्प्लेसमेंट रहने वाला है डी वेक्टर। तो आपको क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट क्या, दो वेक्टर को माइनस करना होता है, तो दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, एंगल थीटा है, जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो, एंगल थीटा हो, माइनस करना हो, तो आंसर क्या आता है 2a साइन थीटा बाई 2, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2r साइन थीटा बाई 2। सिंपल, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर जनता सही दे रही है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, बढ़िया सवाल, अच्छा सवाल, आप सोच सकते हैं, ये इसके लिए पोल, पोल और एक्स्ट्रा टाइम दोनों मैंने आपको दे दिया है, पोल और एक्स्ट्रा टाइम दोनों मैंने आपको दे दिया है। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ये दो फोर्स है, इधर एफ लग रहा है, इधर एफ लग रहा है, ठीक है, थर्ड फोर्स कहाँ लगाऊं कि नेट फोर्स डाउनवर्ड आने लग जाए, नेट फोर्स डाउनवर्ड आने लग जाए, मतलब इसको कैंसिल करना पड़ेगा, इसको कैंसिल करना पड़ेगा, एक्स में तो कुछ आना ही नहीं चाहिए, एक्स में तो कुछ आना ही नहीं चाहिए। कोई बता सकता है क्या सर इसका जो रेगुलर क्लास चलेगा उसका, बेटा इसके लिए आपको है ना अनमोल सर एक दो दिन में ना आपको सारी डिटेल प्रोवाइड कर देंगे, हमने पूरे साल का प्लानर बनाया, इस हिसाब से आपको प्रैक्टिस कराएंगे, कितने क्वेश्चन कराएंगे उसके अंदर, एक चैप्टर के कितने सेशन लेने वाले हैं, सारा का सारा। ये एक तरीके से फ्री क्लासेस चल रही है बेसिक मैथ की, बेसिक मैथ और वेक्टर की जो जितना जितना बेसिक चाहिए, नेक्स्ट सेशन अपन यूनिट डायमेंशन का लेंगे, है ना, वो सब, बाकी इसकी सारी डिटेल सर आपको बता देंगे, बताई भी है शायद उन्होंने, एक बार आप चेक करना, है ना। हाँ, कौन सा वेक्टर अपने को ऐड करना है ताकि रिजल्टेंट नीचे आ जाए, देखो ये √2f है, अगर आप इधर ऐड करोगे ना तो इसके एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक ऊपर आएगा, तो वो इसको तो कैंसिल कर देगा, लेकिन y की डायरेक्शन में रिजल्टेंट ऊपर चला जाएगा, तो पहला नहीं हो सकता। दूसरा, ये देखो 2f यहाँ दे रखा है, इस 2f के टुकड़े करो, इधर क्या आएगा बेटा, इधर आएगा, इधर आएगा 2f का cos 30, 2f का cos 30 बेटा √3/2 होता है, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, ये सोल्व करने पर √3f आएगा, और इधर आएगा 2f का cos sin 30, इसका इधर आएगा 2f का sin 30, sin 30 1/2 होता है, तो ये f बन जाएगा। तो अगर ये वेक्टर इधर ऐड किया जाएगा तो इधर f ऐड होगा और इधर √3f ऐड होगा, तो ये f इसको कैंसिल कर देगा, √3f f से ज्यादा होता है तो रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा, तो सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ये काफी बच्चों ने सही दिया, बढ़िया। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका पोल भी आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका पोल भी आपके सामने। देखिए कह रहा है कि एक वेक्टर है, इसको आपने रोटेट किया थीटा से और मैग्नीट्यूड इसका डबल कर दिया और ये वेक्टर ऐसा बन गया,
तो x की वैल्यू क्या होगी आपको बताना। एक पहले a वेक्टर था i कैप प्लस एक्स जे कैप प्लस 3k कैप, दूसरा वेक्टर है b वेक्टर 4i कैप प्लस 4x माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। क्वेश्चन का क्या कहना है कि b का मैग्नीट्यूड जो है वो डबल है a के मैग्नीट्यूड से, तो b का मैग्नीट्यूड a के मैग्नीट्यूड से डबल है, तो b का मैग्नीट्यूड क्या होगा अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बराबर है डबल a का मैग्नीट्यूड अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। स्क्वायर कर दीजिए तो ये रूट हट जाएंगे, 4 का स्क्वायर 16 प्लस इसका स्क्वायर ओपन कर दीजिए 16x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 16x है ना 2ab प्लस 4 इक्वल्स टू यहाँ 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये 1 है, ये 9 आएगा तो ये बनेगा 10 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये देखो 16 और 4 20 और 4 24 हो गया प्लस 16x स्क्वायर माइनस 16x इक्वल्स टू 40 प्लस 4x स्क्वायर, उधर जाएगा एक्स स्क्वायर की टर्म हो जाएगी 12, 16 में से 4 जाएगा तो 12 माइनस 16x 24 माइनस 40 माइनस का 16 इज इक्वल्स टू 0, 4 की टेबल से कट कर दीजिए 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना, x बराबर आपको 2 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। और आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा बेटा, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद 3-4 क्वेश्चन बचे हैं वो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन में ऐड कर लेंगे अपन। करिए क्वेश्चन को, पोल देता हूँ मैं इसके लिए आपको। बढ़िया सवाल है बेटा, बढ़िया सवाल है ये। ए और बी दो यूनिट वेक्टर है। देखो क्या कह रहा है, ए और बी दोनों यूनिट वेक्टर है। तो पहली बात यहाँ से आपको समझ में आनी चाहिए कि ए का मैग्नीट्यूड 1 होगा, बी का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा 1 होगा। ए का मैग्नीट्यूड 1 होगा, बी का मैग्नीट्यूड भी 1 होगा। फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कि सच दैट ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर को नाम दे देते हैं कैपिटल ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर, और दूसरा वेक्टर है इसको नाम दे देते हैं बी वेक्टर, 5a वेक्टर माइनस 4b वेक्टर। ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं बेटा, तो ए डॉट बी क्या होता है बेटा 0 होता है। जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो ए डॉट बी क्या होता है 0। तो आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे स्मॉल ए और स्मॉल बी के बीच एंगल पूछ रहा है ना। तो याद रखिए कैपिटल ए, मैंने नया इस वेक्टर को नया नाम दिया कैपिटल ए, इस वेक्टर को नया नाम दिया कैपिटल बी। ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, एंगल स्मॉल ए और स्मॉल बी के बीच पूछा जा रहा है। तो इनका डॉट 0 करना है, इनका डॉट यानी कि a प्लस 2b डॉट 5a माइनस 4b, ये आपको 0 करना है। तो देखो a से a मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा 5a स्क्वायर माइनस का 4a डॉट b, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते 2b को तो 10a डॉट b बन जाएगा, और माइनस का 8b स्क्वायर बन जाएगा, बराबर आ गया 0। तो अगर a और b के बीच का एंगल थीटा है, अगर a और b के बीच का एंगल थीटा है तो a डॉट बी ए बी कॉस थीटा लिखा जा सकता है। लेकिन a और b की वैल्यू 1 1 है, यहाँ 5 बनेगा माइनस 4, इसे आप क्या लिख सकते हो, ये माइनस का 4 प्लस का 10 6 a डॉट बी बनेगा, तो 6 ए बी कॉस थीटा आप इससे लिख सकते हो, और माइनस का 8 बराबर 0। 5 माइनस 8 माइनस 3, 6 ए और बी की वैल्यू 1 1 है, कॉस थीटा बचेगा माइनस 3 इक्वल टू 0। तो 6 कॉस थीटा इक्वल्स टू 3, कॉस थीटा इक्वल्स टू 3/6 1/2, थीटा बराबर आ जाएगा बेटा 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। 33% जनता ने सही आंसर दिया, 33% जनता ने सही आंसर दिया। ये था बेटा वेक्टर का सेशन, वेक्टर का सेशन 1-2 क्वेश्चन है और नेक्स्ट सेशन में ऐड कर देंगे अपन। नेक्स्ट सेशन आपका रहेगा यूनिट डायमेंशन का, यूनिट डायमेंशन एरर इन मेजरमेंट, ताकि अपन बेसिक बेसिक फॉर्मूले देख लें यूनिट डायमेंशन के,
क्वेश्चन के थ्रू बेसिक बेसिक फॉर्मूले देख लें। फिर अपन नेक्स्ट वीक से मैकेनिक्स स्टार्ट करेंगे धुआंधार। उसका शेड्यूल आपको मिल जाएगा। आज की क्लास आपको बढ़िया लगी होगी, ठीक है। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। ध्यान रखना अपना, क्वेश्चन सोल्व करते रहना, पढ़ाई करते रहना।